हमारे पास जो है उनकी हम कदर नहीं करते, और जो हमारे पास नहीं है उसकी हम बहुत वैल्यू करते। हमारे जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण यही है। हम पैसा कमाने के चक्कर में लाखों बीमारियां हमारे शरीर में खरीदते हैं। हमारे भारत में हम अपने आप को वेजिटेरियन समझते हैं, राइट? हम अपने आप को सात्विक समझते हैं, राइट? हम अपने आप को दुनिया में सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल हम अपने आप को भारत में समझते हैं, सही बात है ना? तो हमारे देश में सबसे ज्यादा बीमारियां क्यों होती है? बड़े बड़े करोड़पति होंगे, लाखोंपति होंगे, अरबोंपति होंगे, सब क्या लेकर घूमते? शरीर के 5-5 बीमारियां लेकर घूमते। यदि आपको अमीर बनना है ना, तो आपको शरीर में बीमारियां खरीदनी पड़ेगी। यदि आप फास्ट फूड्स को अपने जीवन में अवॉइड नहीं करेंगे ना, आप बहुत ही छोटी उम्र में डायबिटीज, मोटापे, ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन के शिकार हो जाएंगे। आप 20 रुपये का पिज्जा, बर्गर, बस 200 रुपये का आप पिज्जा नहीं खाते भैया। वही 200 रुपये का पिज्जा आपको एक दिन 2 लाख का स्टैंड डलवाएगा। ये जो प्लास्टिक के बॉटल्स है ना, इसमें जब आप पानी पीते हैं ना, इनडायरेक्टली यू आर ड्रिंकिंग कैंसर। कि जब भी आप 12 बजे के बाद सोते हैं ना, तो वो नींद आपको डीप स्लीप में ले ही नहीं जाती। आप भले ही 7 घंटे नहीं, भले ही 10 घंटे सो लो। ईशावास्य इदं सर्वं यत्किंच जगतां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्य स्वेद्धनम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनञ्जय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा। बोलो श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री विघ्न विनायक देव की जय। श्री कष्टभंजन देव की जय। श्री धन्वंतरी भगवान की जय। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। हमारे इस सभा में विराजमान हेमंत भाई टोपी वाला, उपापरा साहब और हमारे मनोज भाई उपाध्याय। मनोज भाई को I know him since almost a decade. It has been more than a decade now since I know him. And he is a man brimming with simplicity, humility and divinity. You will see very rare people in this universe who not only encompass simplicity, but who are also enthralled with spirituality and divinity. Yesterday evening we were at his house and we had a very charismatic talk with his family members. So the thing that I was really enthralled is his wealth encapsulated with not just spirituality, but also how to live a very successful life with his family members, right? You will see very rare people in this universe who not only encompass spirituality, but who are also well trained in very diplomatic matters. So I have seen all those things in Manoj Bhai, and please give him a round of applause to Mr. Manoj Bhai Upadhyay. Yes, right? Coming to the topic, today we will like to discuss about holistic health, right? Now, all of you are medical students in here, right? So all of you are well acquainted with this topic. But I would like to begin this topic with one small thing.
Okay? See, the biggest problem with human consciousness is that we do not value what we have in our life. Right? The biggest problem with human consciousness is that we do not value what we have in our life. हमारे पास जो है उसकी कीमत हम कभी नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, परमात्मा ने हमें ये 2 हाथ दिए हैं, 2 आंखें दी है, 2 पैर दिए हैं, ये फेफड़े दिए हैं, हृदय दिया है, बट वी डू नॉट वैल्यू दोज थिंग्स. राइट? दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ अस. एक बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट हो गए जिनका नाम था ब्रेंटो. उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बताई है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस यानी कि मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है, जानते हो? आप समझ सकते हैं ना हम क्या कहना चाहते हैं? मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है, जानते हो? हमारे पास जो है उनकी हम कदर नहीं करते, और जो हमारे पास नहीं है उसकी हम बहुत वैल्यू करते हैं. राइट? हमारे जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण यही है. जो हमारे पास नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा, क्रेविंग हमें बहुत दुखी करते हैं. और व्हाट वी ऑलरेडी हैव इन अवर लाइफ उसकी हम कभी भी कदर नहीं कर सकते. तो आई विल कम बैक टू द पॉइंट. यू विल बी फ्लैबरगेस्टेड टू हार्कन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मानव शरीर की कीमत कितनी है. आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मनुष्य शरीर की कीमत कितनी है. The cost of this human body, if you were to make this body in the human lab, you know how much would it cost you? According to a research conducted by Harvard University, यदि आपको इस शरीर को लैब में बनाना हो ना तो उसकी कीमत कितनी है जानते हो? आप अंदाजा लगाओ. $5 लाख, $5 मिलियन, $5 बिलियन? No. According to a research conducted by Harvard University, if you are willing to make this human body in the lab, it will cost you $5 trillion US. How much? $5 trillion US. Okay, I'm not talking about $5 million. I'm not talking about 5 million rupees. I'm not talking about $5 billion. I'm talking about how much? $5 trillion US. और वो भी ऐसा शरीर जिसके अंदर चेतना ना हो. डेड ह्यूमन बॉडी की मैं बात करता हूं, जिसके अंदर फीलिंग्स ना हो, सेंटिमेंट्स ना हो, जज्बातें ना हो, जो आपकी बातों को समझ न सके. ऐसे मुर्दे को बनाने के लिए रिसर्चर्स का ये मानना है इट विल कॉस्ट यू एटलीस्ट $5 ट्रिलियन US. और परमात्मा ने हमें ये बेशकीमती मानव शरीर ही हैज गिवन अस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बट वी डू नॉट अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इट. राइट? हम कई लोगों को पूछते हैं, कई घर पे जाते हैं तो कई लोगों को पूछते हैं तो वो हमेशा शिकायत ही करते हैं, स्वामी जी हमारे जीवन में ये दुख है, ये दुख है, ये नहीं दिया. भैया, परमात्मा ने आपको इस दुनिया की सबसे बड़ी अमानत दी है, और वो कौन सी है? ये शरीर दिया है. 2 आंखें दी है, 2 फेफड़े दिए है, हृदय दिया है, 2 हाथ दिए है, 2 पैर दिए है, दिया है ना. और सबसे महत्वपूर्ण चीज भगवान ने हमें ये दिमाग दिया है. और उससे भी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? परमात्मा ने हमें क्या दिया है? आत्मा दी है. क्या दिया है? तो उसकी कीमत कितनी हो गई? लेकिन हम उसकी सिग्निफिकेंस को समझते ही नहीं है, और यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है. अब इससे भी आगे मैं आपको एक एक करके क्रमशः ले जाता हूं. आप सभी यहां पर आयुर्वेदिक के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, राइट मनोज भाई? दुर्भाग्य की बात है, प्लीज आई फील वेरी एम्बेरेस्ड टू से दिस, बट आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे कि हमारे भारतवर्ष में जितने भी स्टूडेंट्स आयुर्वेद की पढ़ाई करते हैं ना, उनको अपनी पढ़ाई पर गर्व ही नहीं है. दे आर नॉट प्राउड ऑफ व्हाट दे आर स्टडिंग इन आयुर्वेदा. राइट? तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जैसे मॉडर्न साइंस भी एक साइंस है, वैसे ही आयुर्वेदा भी एक सबसे पुरातन और अद्यतन साइंस है. सही बात है ना? लोग जब भी आयुर्वेद की बात करते हैं तो सबसे पहले वो क्या सोचते हैं? अरे ये तो पुराना साइंस, ये तो आउटडेटेड, दिस इज वेरी न्यूलिथिक एक्सपायर्ड साइंस. लेकिन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है. आयुर्वेदा इज द मोस्ट ऑथेंटिक एंड मोस्ट मॉडर्न साइंस इन दिस एंटायर यूनिवर्स. राइट? लेकिन परम दुर्भाग्य की बात है कि इवन पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग आयुर्वेदा, दे डू नॉट हैव दैट प्राइड फॉर आयुर्वेदा.
इस दुनिया में आप कोई भी जिम्मेदारी को बखूबी तभी निभा पाएंगे जब आपको उस चीज का गर्व होगा। सही बात है ना? जब आपको उस चीज पर प्राइड होगा, जब आपको उस चीज पर विश्वास होगा। अब यहां पर तो ऐसे तो कोई लोग नहीं जिनको मान लीजिए कि एलोपैथी में एडमिशन नहीं मिला और आप आयुर्वेद में बाय अपनी चॉइस से नहीं, लेकिन अब आना पड़ा, ऐसा तो नहीं है, राइट? यू शुड प्रैक्टिस आयुर्वेदा विद प्राइड। इज इट मेकिंग सेंस? आप जो कुछ भी प्रैक्टिस करते हो उस पर आपको एक नाज होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हम आयुर्वेदा को प्रैक्टिस करते हैं। परम दुर्भाग्य की बात है, आई फील सॉरी टू से दिस, लेकिन मनोज भाई आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे कि हमारे भारत में सबसे ज्यादा पेन किलर्स दवाइयां कौन देते हैं जानते हो? जिनके पास BA MS डिग्री है वो ही देते हैं। सॉरी टू से दिस, सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक्स दवाइयां कौन देते हैं जानते हो? आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स देते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि हम जो प्रैक्टिस करते हैं ना उस पर हमें गर्व नहीं है। आयुर्वेदा के पास कौन सी डिजीज का सोल्यूशन नहीं है? आप मुझे बताइए। कैंसर का भी सोल्यूशन है, डायबिटीज का भी है, हाइपरटेंशन का भी है, ब्लड प्रेशर का भी है या नहीं? हर एक बीमारी का इलाज आज आयुर्वेदा के पास है, लेकिन हमारे पास उसका सही नॉलेज नहीं होता कभी कभार। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि ऑल ऑफ यू शुड प्रैक्टिस आयुर्वेदा इन फ्यूचर विद ग्रेट प्राइड, विद ग्रेट रिस्पेक्ट। समझ रहे हो ना मेरी बात को? मैं ये नहीं कहता, देखिए देयर शुड बी म्यूचुअल रिस्पेक्ट। मॉडर्न साइंस की भी कुछ अच्छी चीजें हैं, आयुर्वेदा की भी कई अच्छी चीजें हैं, हमको उसको बैलेंस करके आगे बढ़ना है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप लोग? तो मेरा कहने का सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप सभी को आयुर्वेद पर गर्व होना चाहिए। भगवान धन्वंतरि का ये रिसर्च है कि हमने इस आयुर्वेदा को जो इंट्रोड्यूस किया है ना हमारे लाइफ में, उस पर हमें सबसे ज्यादा गर्व और सबसे ज्यादा विश्वास के साथ प्रैक्टिस करना है। आप लोगों पर यह निर्भर है कि आने वाली भारत की पीढ़ी को आयुर्वेदा की ओर प्रेरित करना। देखिए हम खुद न्यूरोसाइंस के बैकग्राउंड से आ रहे, तो हमने, और अमेरिका में भी हमारा कई परिभ्रमण रहता है, तो आई हैव सीन दैट इवन वेस्टर्न कंट्रीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आयुर्वेदा नाउअडेज, राइट? लेकिन हमारी किल्लत क्या है जानते हो? हमारे आयुर्वेदा में योगा है, प्राणायाम है, लेकिन हम क्या करते हैं जानते हो? जब कोई वेस्टर्नर, कोई अमेरिकन जब योगा मैट पर बैठकर योगा करेगा ना, तभी हमें लगेगा ये योगा सही है। तब तक हमें ऐसा लगता है कि हमारा योगा आउटडेटेड हो गया है, हमारे प्राणायाम्स आउटडेटेड हो गए। लेकिन जब आप किसी वेस्टर्नर को देखेंगे, किसी अमेरिकन को देखेंगे, किसी ब्रिटिशर को देखेंगे कि वो योगा मैट पर बैठकर आगे पीछे हो रहा है, तब हमें उसका गर्व होता है। ये गलत चीज है। हमारे पास जो कुछ भी नॉलेज है ना, हमारी चरक संहिता में वाघबर जी ने जो लिखा है वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक नॉलेज है, सबसे ज्यादा मॉडर्न रिसर्च है। इसीलिए कभी भी ये मत समझना कि हमारा आयुर्वेदा एक्सपायर हो चुका है, आउटडेटेड हो गया है, या फिर आज से 500 1000 साल 5000 साल पुराना साइंस है। नहीं, हमारे ऋषि मुनि ने जितना भी साइंस को इंट्रोड्यूस किया है ना, वो आज से 5000 साल के बाद जो कुछ भी होने वाला है उसको भी उन्होंने अपने शास्त्रों में इनकॉर्पोरेट किया है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्लीज डू नॉट फील इंफीरियर, प्लीज डू नॉट फील शाय, प्लीज डू नॉट फील एम्बैरेस्ड इन प्रैक्टिसिंग आयुर्वेदा। यू आर द हीरोज ऑफ द मॉडर्न साइंस। इसलिए आपको अपने आप पर एक नाज होना चाहिए। इज इट मेकिंग सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Is it making sense? Okay. अब मैं आगे के टॉपिक की ओर जा रहा हूं। हमारा आज का टॉपिक है होलिस्टिक लिविंग। क्या है? होलिस्टिक लिविंग। और आयुर्वेदा में यदि आप देखें तो हम इसको 8 भागों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज फूड। क्या है? फूड। सेकेंड इज वाटर। आप जो पानी पीते हैं ना, वो भी आपकी हेल्थ पर प्रभाव डालता है। सही बात है ना? तीसरी चीज है स्लीप, यानी कि निद्रा। हम आपके जैसे आयुर्वेदा में इतने माहिर नहीं है, इसलिए हमारे शब्द इंग्लिश आ जाए तो माफ करना, ठीक है? तीसरा शब्द क्या है? स्लीप। फोर्थ इज एक्सरसाइज, व्यायाम जिसको हम कहते हैं, राइट? फोर्थ इज एक्सरसाइज। फिफ्थ है हवा, एयर। हम लोग इसको ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन आप जो हवा लेते हैं ना, वो भी आपके स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव डालता है।
सिक्स्थ, अब देखिए मॉडर्न साइंस में ये चीजें नहीं है, बाकी की जो 3 चीजें मैं बोलने वाला हूं ना वो सिर्फ आयुर्वेदा में है। सिक्स्थ इस क्या जानते हो? हमारे इमोशंस। हमारे इमोशंस भी हमारे हेल्थ पर काफी प्रभाव डालते हैं, सही बात है ना? आप कैसे विचार करते हो, आप भोजन लेते वक्त आपके विचार क्या है, वो सब हमारे हेल्थ पर क्या काफी प्रभाव डालते हैं। और सातवां हमारा स्वभाव है, जेलेसी का स्वभाव है, उदार स्वभाव है, गुस्सा वाला स्वभाव है। और आठवां और सबसे महत्वपूर्ण हमारे अच्छे और बुरे कर्म। हमारे अच्छे और बुरे कर्म। देखिए, सिंस कमिंग फ्रॉम न्यूरोसाइंस बैकग्राउंड, आज मॉडर्न साइंस भी ये प्रूव करता है कि ये 8 चीजें हमारे हेल्थ में काफी प्रभाव डालती है। इसलिए हम एक एक करके संक्षेप में आपको बताएंगे। हालांकि इस पर हम एक किताब भी लिखने वाले हैं, लेकिन वो तो 300-400 पेज का होगा, लेकिन हम जस्ट गिविंग यू द एसेंस ऑफ इट। क्या इसका एसेंस हम आपके साथ साझा करते हैं। सबसे पहले क्या है? फूड। क्या है? फूड। देखिए, आप जो खाते हैं ना उसके आधार पर आपके विचार बनते हैं, और आप जो विचार करते हैं ना उस पर ही आपका बिहेवियर का निर्माण होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज के इस चकाचौंध में, आज की 21वीं शताब्दी के इस चकाचौंध में आप देखेंगे तो आज फास्ट फूड का जमाना आ गया है। आप देखेंगे हमारे आयुर्वेद में बाजरा की गरिमा लिखी गई है, जवार की गरिमा लिखी गई है, लेकिन व्हाट वी डू राइट नाउ, वी आर हाईली इम्प्रेस्ड बाय फास्ट फूड्स, राइट? अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। इफ यू लुक ऑल दिस फास्ट फूड कंपनीज, whether you look at Zomato, Swiggy, Blinkit, whatever it is, right? If you order any of those things from Zomato, Swiggy or Blinkit, they deliver those foods to you within 10 minutes, right? अब आप एक विचार कीजिए कि वो आपको, आप अभी ऑर्डर करते हो किसी फूड को, दे डिलीवर टू यू विद इन 10 मिनट्स। 8 मिनट तो सिर्फ डिलीवरी में ही लगते हैं। बाई व्हीकल वो आएंगे, जो बंदा आपको डिलीवरी देने के लिए आएगा, 8 मिनट तो सिर्फ डिलीवरी में लगता है। अब आप एक विचार कीजिए कि 2 मिनट में उसने फूड कैसे प्रिपेयर कर दिया। आपने जो पिज्जा ऑर्डर किया, जो बर्गर ऑर्डर किया, जो नूडल्स ऑर्डर किए, वो 2 मिनट में उन्होंने आपको तैयार करके दे दिया, और 8 मिनट में डिलीवरी में, 10 मिनट में आपके दरवाजे पर वो बंदा दस्तक देता है। तो इसको आप फूड कह सकते हैं? जाने कब की ग्रेवी पड़ी हुई है, कब का सॉस है, कब का केचप पड़ा हुआ है, कब का फ्लोर है, वो आपको तुरंत 2 मिनट में प्रिपेयर करके दे देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज का जो फास्ट फूड है ना, जितने भी रेस्टोरेंट्स में ये जो फास्ट फूड मिलते हैं ना, आपको खाने से परहेज रखना पड़ेगा। क्योंकि वन रिसर्च कंडक्टेड इन इंडिया, इंडिया में सबसे ज्यादा कैंसर अब हो रहे हैं। इसका कारण क्या है जानते हो? फास्ट फूड्स एंड पैक्ड फूड्स। क्या है? आप जो होटल्स में जो खाते हो ना फास्ट फूड, मैकडोनल्ड्स हो, बर्गर किंग हो, KFC हो, जो कुछ भी आप उठा लीजिए, देयर इज द बिगेस्ट रीजन फॉर कैंसर इन इंडिया। क्या है? फास्ट फूड। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले फास्ट फूड के अवॉइड कीजिए। मैं आपको एक रियल एग्जांपल आपके साथ साझा करता हूँ। यू नो, आई नो वन दिस गाय इन मुंबई, ही ओन्स एटलीस्ट 50 रेस्टोरेंट्स। उनके खुद के 50 रेस्टोरेंट्स है मनोज भाई। तो वो हमें उनके रेस्टोरेंट्स पर ले गए, सभी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स से। तो उन्होंने हमारे आगे कई प्रकार की प्रशंसा की, स्वामी जी यहाँ पर ये बनता है, यहाँ पर ये बनता है, यहाँ पर ये बनता है। मैंने कहा अच्छी चीज़ है। बहुत ही तारीफ करते थे, यहाँ पर ये हमारा ये डिलीशियस है, ये हलवा डिलीशियस है, ये मूंग दाल डिलीशियस बनती है। उन्होंने हमें 1 घंटे तक अपना रेस्टोरेंट का ओरिएंटेशन दिया। ही इंट्रोड्यूस्ड मी विद हिज एंटायर रेस्टोरेंट फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, एंड देन आफ्टर एन आवर आई आस्क्ड हिम वन क्वेश्चन। आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? आपने अपने रेस्टोरेंट की इतनी तारीफ की, तो आप अपने रेस्टोरेंट में आपने जब पिछली बार लंच लिया हो या डिनर लिया हो, वो कितने समय पहले आपने लिया था? उन्होंने मुझे बताया कि स्वामी जी, मैंने मेरे रेस्टोरेंट में खाया कम से कम 3 साल हो गए। कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। मैंने उनको पूछा, तो आपने अपने रेस्टोरेंट की इतनी तारीफ मेरे आगे की, और आपने अपने ही रेस्टोरेंट में खाए 3 साल हो गए, तो इसका कोई कारण है? तो फिर उन्होंने मुझे बताया, वो आप गौर से सुनना,
कि स्वामी जी हमारे रेस्टोरेंट में जो बनता है वो खाने लायक बनता ही नहीं। ये उनके खुद के मुंह से वो बता रहे थे, और उनके खुद के ही ओन्स एटलीस्ट 50 रेस्टोरेंट्स। ओके, मैं आपको नाम बताऊंगा तो आप नाम भी सुनकर अचंभ देगा, अक्सर लोग उस नाम को भी पहचानते होंगे, बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है उनकी। तो उन्होंने खुद के रेस्टोरेंट में खाए कितने साल हो गए? 3 साल। मैंने उनको पूछा फिर आपके परिवार के लोग, आपके बेटे, तो उनका बेटा 18-20 साल का था। मैंने कहा आपका बेटा तो छोटी उम्र का है, उसने भी खाया, वो तो हर दिन खाता होगा या हफ्ते में 2-3 बार खाता होगा। उन्होंने कहा स्वामी मेरे बेटे ने खाया, उसको तो 5 साल हो गए। कितने? 5 साल हो गए। तो फिर मैंने उनको ये प्रश्न पूछा आप क्यों अपने ही रेस्टोरेंट में नहीं खाते? वो कहते हैं स्वामी जी मैं दावे के साथ कह सकता हूं यदि हमारे रेस्टोरेंट में कोई 6 महीने लगातार खाएंगे ना, उसको कैंसर डिटेक्ट हो जाएगा। वो खुद अपनी जुबानी से ये बात बता रहा था, क्योंकि वो उसमें इतने प्रिजर्वेटिव डालते थे, इतने केमिकल्स डालते थे, इतने फूड कलर्स डालते थे, इतना पाम ऑयल पे वो बना रहे थे। अक्सर फास्ट फूड में होता क्या है? शुगर होता है, सॉल्ट होता है, पाल्म ऑयल होता है, इतना ही होता है ना, और अक्सर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। फिर मैंने उनको ये प्रश्न पूछा तो आप जो खाते नहीं वो आप अपने कस्टमर्स को क्यों खिलाते हैं? क्या आप जो कुछ भी खाने लायक अपने लिए नहीं समझते वो आप दूसरों को क्यों खिलाते हो? तो फिर उन्होंने मुझे जो जवाब दिया वो भी गौरतलब है। उन्होंने मुझे ये कहा कि स्वामी जी यदि हम हेल्थ पर ध्यान देकर टेस्ट कम करते हैं ना, तो कस्टमर्स की तुरंत शिकायत आती है कि हम यहाँ पर टेस्ट लेने के लिए आए, वरना हमारे घर पे तो हमारी बीवी बनाती है, हमारे परिवार के लोग बनाते ही ना, हम ये रेस्टोरेंट पे खाने क्यों आते हैं? टेस्ट के लिए तो आते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि आप फास्ट फूड्स को अपने जीवन में अवॉइड नहीं करेंगे ना, आप बहुत ही छोटी उम्र में डायबिटीज, मोटापे, ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन के शिकार हो जाएंगे। परम दुर्भाग्य की बात है, मैं आपको बताता हूं, हमारे भारत में हम अपने आप को वेजिटेरियन समझते हैं, राइट? हम अपने आप को सात्विक समझते हैं, राइट? हम अपने आप को दुनिया में सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल हम अपने आप को भारत में समझते हैं। सही बात है ना? सही बात है ना? तो दुर्भाग्य की बात है कि आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे कि सबसे ज्यादा डायबिटीज कहां पे हो रही? इंडिया इज द नंबर 1 कैपिटल ऑफ डायबिटीज इन द एंटायर वर्ल्ड राइट नाउ। इंडिया is number 2 in cancer in this entire world. You guys know that? India is number 3 in obesity. जो मोटापा है ना, पूरे विश्व में इंडिया आज तीसरे नंबर पर है। और रिसर्च का ये मानना है कि आने वाले 1 साल में इंडिया विल बी नंबर 1 इन दी ओबेसिटी इन दी एंटायर वर्ल्ड। तो डायबिटीज में तो हमने गोल्ड मेडल ले लिया है, ओबेसिटी में भी ले लेंगे हम, ब्लड प्रेशर में भी ले लेंगे। अब मेरा आपको ये सवाल है, मेरी बात एक एक गौर से सुनना। You guys can understand what I'm trying to say, right? समझ में आती है ना मेरी बात? नींद नहीं आती ना? तो कोई बात नहीं। तो हम अपने आप को सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल मानते हैं, सबसे ज्यादा वेजिटेरियन भी हम हैं, सबसे ज्यादा सात्विक भी हम अपने आप को मानते हैं। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा बीमारियां क्यों होती है? कभी इस पर हमने गौर किया? जानते हो क्यों? क्योंकि आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फास्ट फूड अमेरिका में नहीं, भारत में खाया जाता है। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रीट फूड आज भारत में मिल रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, यदि आप इन सब बीमारियों से रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले डाइट पर ध्यान देना पड़ेगा। परम खेद की बात है, मैं आपको बताता हूं, आज भारत में जो लोग फिजिकली एक्टिव होने चाहिए ना, जैसे कि पुलिस फोर्स है, राइट? अब उनको तो पूरे दिन फिजिकली एक्टिव रहना है, लेकिन आप देखेंगे अक्सर पुलिस लोगों को भी तौंद बाहर ही आएगी। सही बात है ना? और अमेरिका में आप देखना, हम तो अमेरिका में कई बार जाते हैं, जिनको अपने पास से मेंटल काम लेना है ना, ब्रेन का काम लेना है, उनकी भी तौंद आप कभी भी बाहर नहीं देखेंगे। इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े सीईओ है, बड़े बड़े कंपनीज के ओनर्स है, अमेजोन ले लो, फेसबुक ले लो, ट्विटर ले लो, टेस्ला के ओनर को ले लो, आपने किसी भी इंसान की तौंद बाहर आते हुए देखी? अमेरिका में मान लीजिए आप अमेरिका के प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, फिर भी उनकी तौंद कभी बाहर नहीं आई। और आज आप भारत में देखिए, जितने भी लोग बड़े बड़े ओहदे पर होले,
बड़े बड़े करोड़पति होंगे, लाखोंपति होंगे, अरबोंपति होंगे, सब क्या लेकर घूमते? शरीर के 5-5 बीमारियां लेकर घूमते हैं। क्या तो डायबिटीज होगी, ब्लड प्रेशर होगा, हाइपरटेंशन होगा, 2 हार्ट अटैक आए होंगे। हमारे दिमाग में हो क्या गया है जानते हो? यदि आपको अमीर बनना है ना, तो आपको शरीर में बीमारियां खरीदनी पड़ेगी। सच बात बताता हूं, मेरी एक एक बात गौर से सुनना। हम क्या करते हैं? हम अपनी युवानी बेचकर बुढ़ापा खरीदते हैं। क्या करते हैं? हम अपनी युवानी बेचकर बुढ़ापा खरीदते हैं। हम पैसा कमाने के चक्कर में लाखों बीमारियां हमारे शरीर में खरीदते हैं। अभी मुंबई में हम एक भैया मिले थे, मनोज भाई। उनकी उम्र सिर्फ 35 साल की थी। कितनी? सेम एज एज मी, ही वाज 35 इयर्स ओल्ड। अब मैं उनको 5 सालों से पहचानता हूँ। 5 साल पहले उनके पास दौलत नहीं थी। जॉब करते थे, महीने की 20,000 की उनके पास जॉब थे। तो जब भी हम उनको मिलते थे तो वो कहते थे, स्वामी जी प्लीज़ प्रे टू गॉड कि मेरे पास कुछ दौलत आए, आप भगवान को प्रार्थना कीजिए। तो धीरे धीरे उसने मेहनत तो शुरू कर दी। अब आज उसकी उम्र 35 साल की हो गई है। कितनी? अब आज वो हर साल कम से कम 25 करोड़ कमाता है। कितना? 5 साल पहले 25,000 कमाता था, आज कितना कमाता है? 25 करोड़। लेकिन आज 5 साल में पैसा कमाने के चक्कर में उसको 2 हार्ट अटैक आ गए, डायबिटीज परमानेंट हो गई, ब्लड प्रेशर का मरीज आजीवन हो चुका। अब ऐसे पैसा कमा कर वो करेगा क्या? समझ रहे मेरी बात को? आज उसके पास पैसा है, लेकिन शरीर ठीक तो नहीं होगा सिर्फ पैसों से। रिमेंबर, मेरी बात गौर से सुनना। मनी कैन बाय यू बेड बट नॉट स्लीप। क्या? मनी कैन बाय यू गुड बेड बट नॉट स्लीप। मनी कैन बाय यू गुड हेल्थ इंश्योरेंस बट नॉट हेल्थ, राइट? मनी कैन बाय यू फूड बट नॉट डाइजेशन। मनी कैन बाय you branded clothes, but not beauty. Money can buy you luxurious house, but not peace. Right? With money, you can live in the heads of the people, but not in the hearts of the people. सही बात है ना? आप पैसों से किसी के दिमाग में रह सकते हैं, लेकिन किसी के हृदय में आपका स्थान होगा वो गारंटी नहीं। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? हेल्थ। और आयुर्वेद का मकसद क्या है? स्वस्थस्य स्वास्थ्यस्य रक्षणम, आतुरस्य विग्रहस्य प्रशमनम से। ये सूत्र मुझे मनोज भाई ने दिया था। मुझे अभी भी याद है, 9 साल पहले जब हम एक किताब लिख रहे थे तो उन्होंने मुझे ये सूत्र दिया था, इसलिए आज भी मुझे याद रहे। तो आयुर्वेद का मकसद क्या है? जो बीमार नहीं हुआ ना, उसका भी वेलनेस को प्रिजर्व करना है। सिर्फ बीमार लोगों को ठीक करना है, वहां पर आयुर्वेद का मकसद नहीं है। हम बीमार ही ना पड़े, वहां से आयुर्वेद सोचना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले हमारे जीवन में क्या सबसे सिग्निफिकेंट चीज क्या है? हेल्थ। मैंने उस बंदे का एग्जांपल दिया ना, आज 25 करोड़ कमाता है, लेकिन ब्लड प्रेशर बीमारियां लेकर घूमता है। हमारे भारत में दुनिया में सबसे कम ओलंपिक्स के गोल्ड मेडल्स आते हैं, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन डायबिटीज में हमारे पास सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स हैं। ओबेसिटी में दुनिया में हमारे पास सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स हैं। कैंसर में हम सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स लेके घूमते हैं। तो ये सब चीजों पर हमें सबसे ज्यादा गौर करना पड़ेगा। और आप लोग यदि स्वस्थ होंगे ना, तब आप दूसरों को कह पाएंगे कि कैसे जीना है। तो मेरा कहने का तात्पर्य सबसे पहला क्या था? फूड। और फूड में भी हमें फास्ट फूड को अवॉइड करना है। दूसरा आ गया पैक्ड फूड्स। क्या आ गया? पैक्ड फूड्स। मेरा एक सूत्र है, पैक्ड फूड्स इक्वल्स डेड फूड। क्या है? आप मार्केट में जितने भी पैक्ड फूड्स लेकर आते हैं ना, जितने भी बिस्किट्स लेके आते हैं, कुकीज लेते आते हैं, मिल्क लेके आते हैं, योगर्ट लेके आते हैं, आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे। यू नो व्हाट इज द नंबर 1 रीजन फॉर ब्रेस्ट कैंसर इन इंडिया? इंडिया में जो महिलाओं में जो ब्रेस्ट कैंसर होता है ना, स्तन का कैंसर, उसका सबसे प्रमुख कारण क्या है जानते हो? Does anyone would like to take a guess? किसी को बताना है? इंडिया में जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं और पुरुषों में जो प्रोस्टेट का कैंसर होता है,
उसका एक सबसे प्रमुख कारण क्या है जानते हो? बाहर का दूध। क्या जो पैक्ड दूध मिलता है ना आज मार्केट में, पैक्ड दही जो मिलता है ना, मैं किसी प्रोडक्ट या कंपनी का नाम नहीं देता, लेकिन वो सबसे ज्यादा कैंसर का कारण है। मैं गिर गाय के दूध की बात नहीं करता, लेकिन जो कमर्शियल डेयरी का जो दूध मिलता है ना आज, उसके अंदर इतना अडल्ट्रेशन किया जाता है, इतना मिलावट किया जाता है कि उसकी बदौलत आज सबसे ज्यादा कैंसर हो रहा है भारत में। तो फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड्स, इसको हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। मैं आपको एक दूसरे रेस्टोरेंट में आप सबके साथ रियल एग्जाम्पल साझा करता हूँ। हम एक दूसरे रेस्टोरेंट में गए थे, उसको हम बदराम नहीं कहते मनोज भाई। तो उनके रेस्टोरेंट में वो भैया हमें ले गए। अब आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे कि वहां पर जो रेस्टोरेंट में जो काम करता था ना वो भैया, वो हमें बता रहा था कि स्वामी जी यदि आपके कोई भक्त हो तो उनको कहना कि ऐसे रेस्टोरेंट में कभी ना खाए। मैंने पूछा क्यों? तो वो हमें अंदर ले गया और एक बंदा वहां पर था रेस्टोरेंट में, उसको हमने लिटरली वो जो दाल पका रहा था उसके अंदर थूकते हुए देखा। क्या? थूकते हुए देखा हमने। इतना ही नहीं, वो जो समोसा वो बना रहे थे ना ऑयल्स के अंदर, जो फ्राई कर रहे थे ना समोसा, तो अब वो तेल का जो पैकेट था, जो ऑयल का पैकेट था, उसको वो ओपन कैसे करते थे जानते हो? नाइफ से नहीं, वो जो उबलता हुआ जो तेल था ना, द ऑयल दैट दे यूज्ड टू फ्राई, वो प्लास्टिक की जो थैली थी ना उसके अंदर डाल देते थे। मैंने लिटरली अपनी आंखों से देखा। अब आप विचार कीजिए, प्लास्टिक को उबालते हुए ऑयल के अंदर डालते हैं, तो और वही ऑयल में से पकाए हुए समोसा आप खाते हो, आप भजिया खाते हो, आप नमकीन खाते हो, तो वो आपको कैंसर नहीं करेगा तो क्या करेगा? और आप बाहर से कहते हो हाँ कितना स्वादिष्ट है। बाहर से तो आपको पकोड़ा समोसा स्वादिष्ट ही लगता है ना, वो बंदा अंदर जो थूकता है, जो आप वो जो पैकेट ऑयल है उसको प्लास्टिक को अंदर मेल्ट करता है, आप लोग तो उसको देखते नहीं। सही बात है ना? रोटी के आटे को कैसे गूंथते हैं कभी कभार आप जानते हैं? रेस्टोरेंट्स में अपने पैरों से रौंदते हैं। कैसे? अपने पैरों से रौंदते हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं है कभी कभार हाथों से उस रोटी के आटे को गूंथने के लिए। किसी को आपकी हेल्थ की परवाह नहीं है, आपको ही अपने हेल्थ की परवाह करनी पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? मेरी बात आपको चौंकाने वाली जरूर लगेगी, लेकिन एक एक बात पर आप गौर करना। हमारे शास्त्रों में जो लिखा है ना आयुर्वेद में, कि जब तक आपको जो पकाने वाला इंसान है उसके विचार न मालूम हो तब तक उसका पकाया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। ये छोटे मोटे साइंस नहीं है, सबसे बड़ा साइन है। सही बात है ना? हमने तो वहां तक भी देखा है कि जो बटरफ्लाइज होते हैं, जो मधुमाखी होती है, कभी कभार जो इंसेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे, कभी कभार उबलते हुए ऑयल के अंदर पड़ जाते हैं। जो चूहे होते हैं वो भी कभी कभार मर जाते हैं, उसको बाहर निकाल कर वही ऑयल्स को डीप फ्राई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फिर आप कहते हैं ये समोसा कितने टेलिशियस है, कितने स्वादिष्ट है। तो सबसे पहले फास्ट फूड और रेस्टोरेंट का फूड को हो सके इतने अपने जीवन में परहेज रखो। आप 20 रुपये का पिज्जा बर्गर, बस 200 रुपये का आप पिज्जा नहीं खाते भैया। वही 200 रुपये का पिज्जा आपको एक दिन 2 लाख का स्टैंड डलवाएगा। आप जब रेस्टोरेंट में से फूड ऑर्डर करते हो ना, तब आप मैगी नूडल्स ऑर्डर नहीं करते, आप डायबिटीज को ऑर्डर करते हैं, आप मोटापे को ऑर्डर करते हो, आप हार्ट अटैक को ऑर्डर करते हो। इसीलिए सबसे पहले आज यहाँ पर सभी यूथ्स बैठे हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप अपनी डाइट पर सबसे पहले ध्यान रखें। ठीक है ना? दूसरी चीज हमने आपको बताई थी क्या? पानी। देखिए, वाटर ऑल्सो प्लेस ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल। आप जो पानी पीते हैं ना, उसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है आपके डाइट के अंदर। और आज मैं ये बताना चाहता हूं, ये जो प्लास्टिक के बॉटल्स है ना, इसमें जब आप पानी पीते हैं ना, इनडायरेक्टली यू आर ड्रिंकिंग कैंसर। सॉरी टू से दिस भैया, लेकिन ये प्लास्टिक की बोतल गर्मियों में पड़ी रहती है और फिर वही बोतल को आप फ्रिज में रखते हो। इसके अंदर जितनी भी कार्सिनोजेनिक ये प्लास्टिक जो होता है ना, वो लीच होता है, पानी के अंदर लीच होता है, और यही आपको कैंसर करता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यदि आपको पानी भी पीना है ना, तो प्लास्टिक बॉटल्स में अवॉइड कीजिए।
मेरी एक एक बात को आप गौर से सुनना, क्योंकि आज का जो कंटेम्प्रेरी जो युग है ना, इसमें ये सभी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। कभी भी हो सके तो आप प्लास्टिक की बॉटल्स को अवॉइड कीजिए। घर से आप थर्मस को लेके जाइए और किसी दूसरी चीज़ को लेके जाइए, लेकिन प्लास्टिक को हो सके इतना अवॉइड कीजिए। ठीक है। तीसरे चीज़ पर हम आते हैं। कौन सी चीज़ पर? स्लीप। क्या? स्लीप। अब आप लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि आज जितने भी युवा लोग हैं ना, उनके सोने का समय क्या है जानते हो? अकॉर्डिंग टू ए रिसर्च कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, भारत में अक्सर लोग उनके सोने का समय क्या है जानते हो? यूथ्स का रात का 1 बजे का। मनोज भाई, ऑन एवरेज नॉर्मल यूथ्स इन इंडिया स्लीप एट 1 AM इन द नाइट। अब मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए कि 2 इंसान है, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का रिसर्च है, मेरी बात गौर से सुनना। 2 इंसान है, एक ने रात को 12 से 7 बजे की नींद ले ली, रात को 12 बजे से सुबह 7 बजे, यानी कि 7 घंटे हो गए। और दूसरा इंसान था जिसने शाम को 10 बजे वो सो गया और सुबह 5 बजे उठ गया। तो दोनों की नींद तो 7 घंटे की ही हुई ना। तो आप कहेंगे हम तो भले ही 12 बजे सोते हैं लेकिन नींद पूरी कर लेते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का ये रिसर्च कहता है कि जब भी आप 12 बजे के बाद सोते हैं ना, तो वो नींद आपको डीप स्लीप में ले ही नहीं जाती। आप भले ही 7 घंटे नहीं, भले ही 10 घंटे सो लो, लेकिन वो स्लीप आपको डीप स्लीप में नहीं ले जाती। और वही डीप स्लीप जब आपको नहीं जाती तो वो आपको डायबिटीज का मरीज करता है। आज इंडिया में डायबिटीज का कैपिटल पूरे विश्व में भारत है। इसका एक कारण ये है क्या कि हमारी जो लाइफस्टाइल है ना, 12 बजे के बाद ही हम सोते हैं। आज अब पिछले कई दिनों से हम यहाँ पर सूरत में हम देखते हैं कि 12-1 बजे तक सब फास्ट फूड के रेस्टोरेंट ओपन रहते हैं, सब कुछ गलियां खुली रहती है। और यदि आप अमेरिका में जाएंगे ना मनोज भाई, तो 7 बजे सब कुछ बंद हो जाता है। सुबह में 4 बजे ट्रैफिक शुरू हो जाएगा और 6 बजे तो सब कुछ बंद हो जाता है। तो अमेरिका के लोग जल्दी उठने में और जल्दी सोने में मानते हैं, और हमारे भारत के लोग बेचारे 12-1 बजे तक सोते ही हैं। हमने वेस्टर्न कंट्रीज में से बहुत ही, देखिए हमारे भारतीयों की सबसे बड़ी किल्लत क्या है जानते हो? हम कॉपी पेस्ट करने में बहुत ही माहिर हैं। तो हम क्या करते हैं जानते हो? अमेरिका या जितने भी वेस्टर्न कंट्री है ना, उनकी जितनी भी गलत गलत आदतें हैं ना, वो सब हम हमारे जीवन में अपना लेते हैं। उनका KFC हमने अपना लिया, मैकडॉनल्ड्स अपना लिया, बर्गर किंग अपना लिया। जितनी भी खराब खराब चीजें हैं ना, हम हमारे जीवन में अपना लेते हैं। उनकी जितनी भी अच्छी आदतें हैं वो अब एक भी हमारे जीवन में नहीं अपनाते। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि आप जितना देर रात तक जगे रहेंगे ना, वो आपको एक दिन डायबिटीज और ओबेसिटी का मरीज करेगा ही। तो हो सके इतना जल्दी सोने की आदत डालिए। क्या? मेरी बात एक एक आप गौर से सुनना। आपको शायद ये लगे कि हमने तो ये सब चीज़ें सुनी है, लेकिन नहीं, यही चीज़ें आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तीसरी चीज़ हमने क्या बताई? स्लीप आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। क्या? स्लीप। और आप कितने बजे सोते हैं ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। कितनी नींद लेते हैं ना, उससे भी महत्वपूर्ण क्या है? आप कितने बजे सोते हैं। चौथी चीज़ पर मैं आता हूँ, व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज। आप जानते हो दुनिया में सबसे कम स्टेडियम्स कहाँ पर है जानते हो? हमारे भारत में। और सबसे ज़्यादा स्टेडियम्स अमेरिका में। वो लोग जितने फिजिकली एक्टिव होते ना, इतने हम नहीं होते। अब आप देखना, हम एक प्रवचन में गए थे, तो मनोज भाई हमें किसी ने एक प्रश्न पूछा कि स्वामी जी हम तो वेजिटेरियन है, हमारे देश में इतनी आध्यात्मिकता है, फिर भी वेस्टर्न कंट्रीज वाले लोग इतने स्मार्ट क्यों होते हैं? वेस्टर्न कंट्रीज में इतने रिसर्च क्यों होते हैं? वेस्टर्न कंट्रीज में इतनी नई नई चीजें इंट्रोड्यूस क्यों होती है और हमारे देश में इतनी नई चीजें इंट्रोड्यूस नहीं होती? आप जानते हो उसका कारण? आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे, क्योंकि हमारे देश में सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत है। यू नो व्हाट इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल? यानी कि लोगों के जीवन में फिजिकल एक्टिविटी की बहुत कमी है। आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे कि आपका ब्रेन का कनेक्शन आपकी फिजिकल एक्टिविटी के साथ कनेक्टेड है।
जानते हो, आप जितने फिजिकली एक्टिव रहते हैं ना, उतना हमारे ब्रेन में एक हिप्पोकैम्पस आता है। क्या आता है? हिप्पोकैम्पस, आप सबको मालूम होगा ना। हमारे ब्रेन में एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आता है। क्या आता है? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। आपने न्यूरो साइंस में कंसेप्ट आता है जिसका नाम है न्यूरोजेनेसिस। क्या नाम है उसका? न्यूरोजेनेसिस। अब न्यूरोजेनेसिस का काम क्या है जानते हो? नए ब्रेन सेल्स को उत्पन्न करना। क्या? नए ब्रेन सेल्स को डेवलप करना। अब वो नए ब्रेन के सेल्स डेवलप कैसे होते हैं जानते हो? एक्सरसाइज करने से, व्यायाम करने से, योग प्राणायाम करने से। आप जितना योग और प्राणायाम करेंगे ना, इतना ऑक्सीजन रिच ब्लड आपके दिमाग तक जाएगा। और वो ब्लड जब आपके दिमाग तक जाएगा ना, तब वो क्या करेगा? वो न्यूरोजेनेसिस की प्रक्रिया को एक्टिवेट करता है। और न्यूरोजेनेसिस की जब प्रक्रिया एक्टिवेट होती है, तब आपके नए ब्रेन के सेल्स डेवलप होने लगते हैं। क्या होता है? नए ब्रेन के सेल्स डेवलप होने लगते हैं। आज आप देखेंगे तो अक्सर लोग शिकायत क्या करते हैं? हमारा फोकस पावर कम हो चुका है, कंसंट्रेशन पावर कम हो चुका है, मेमोरी पावर कम हो चुका है। आज आप देखेंगे ना, अक्सर स्टूडेंट्स, अक्सर लोग शिकायत क्या करते हैं? दे कैन नॉट फोकस ऑन वन थिंग, राइट? हम कई जगह पर प्रवचन देने के लिए जाते हैं, IIT IIM में, तो लोग हमें प्रश्न क्या पूछते हैं जानते हो? स्वामी जी, और फोकस पावर इज वेरी लेस, और कंसंट्रेशन पावर इज वेरी लेस। इसका एक कारण क्या है जानते हो? हमारे जीवन में फिजिकल एक्टिविटी कम हो चुकी है। क्या? आप जितना फिजिकली एक्टिव रहेंगे ना, उतना ऑक्सीजन रिच ब्लड आपके दिमाग तक जाएगा, और वो आपकी कंसंट्रेशन पावर को भी बढ़ाएगा, फोकस पावर को भी बढ़ाएगा, एनर्जी लेवल्स को भी बढ़ाएगा। जानते हो, दूसरी आखिरी बात मैं एक्सरसाइज के विषय में आपको बताना चाहता हूँ। What I'm trying, it's not mount. Is it making sense? If it's making sense, please raise your hand. सो नहीं गए ना लोग, इसलिए मैं मनोज भाई पूछता हूँ। So what I'm trying to say is exercise plays a very significant role in your life. आज लोग एंटी डिप्रेशंस की दवाइयां लेते हैं। किसकी दवाइयां लेते हैं? लोग डिप्रेशन के मरीज होते जाते हैं, स्ट्रेस के मरीज होते जाते हैं, एंजाइटी के मरीज होते जाते हैं। इसका एक कारण ये है, वी आर नॉट फिजिकली एक्टिव। व्हाट? You know that exercise is the biggest antidepressant in this entire universe. क्या? Exercise, physical activity is the biggest antidepressant in this entire universe. आज लोग एंडोर्फिन्स की दवाइयाँ लेते हैं, एंटी डिप्रेशंस की दवाइयाँ लेते हैं। आप जितने फिजिकली एक्टिव रहेंगे ना, उतनी ही आपकी डिप्रेशन होने की चांस कम हो जाते हैं। और अब मैं आखिरी चीज पर आना चाहता हूं, हमारी इमोशंस हमारे हेल्थ पर कैसे प्रभाव डालते हैं। क्या ना? हमारे इमोशंस। मैं एक रियल एग्जांपल आपके साथ साझा करना चाहता हूं। दिस इज ए रिसर्च कंडक्टेड बाय ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी। ओके, उन्होंने ऐसे लोगों पर रिसर्च किया था। आप गौर से सुनना इस रिसर्च को। हमारे आयुर्वेद की शास्त्र में जो लिखा है ना, जो भोजन आपको जो परोसता है ना, उसके जो विचार होते हैं ना, वो भी आपके हेल्थ पर प्रभाव डालते हैं। भोजन को जो इंसान आपको परोसता है ना, एंड दिस बाय ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी, लिसन टू इट वेरी मैटिक। दे पिक्ड 500 rats. They picked 500 rats and they divided the rats into 2 groups. उन्होंने 500 चूहों, जो रैट्स होते हैं ना, चूहे को पिक किया, उनको 2 ग्रुप से उन्होंने साझा किया, 250 ग्रुप में। अब मेरी बात गौर से सुनना। पहला जो ग्रुप था ना, उनको मनोज भाई खाने में पॉइजन दिया जाता था। क्या? पहले जो 250 जो रैट्स थे ना, चूहे, उनको खाने में पॉइजन दिया जाता था। क्या दिया जाता था? यानी कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में। रिसर्चर्स ने ऐसा सोचा था, यदि हर दिन उनको थोड़ी मात्रा में पॉइजन दिया जाएगा ना, तो 2 महीने के अंदर ये सब चूहे मर जाएंगे। क्या? 2 महीने के अंदर ये सभी चूहे मर जाएंगे। अब आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे, वही चूहे को हर दिन पॉइजन दिया जाता था, लेकिन जो परोसने वाला जो इंसान था ना, वो उनको प्रेम से परोसता था। पॉइजन भी कैसे परोसता था? अब वो रैट्स को कहा नहीं गया था कि इसके अंदर आपको जो खिलाया जाता है वो पॉइजन है। क्या?
रैट्स को ये खबर नहीं था कि उनके खाने के अंदर पॉइजन मिलावट किया गया है। लेकिन जो परोसने वाला जो इंसान था वो किस तरीके से परोसता था? बहुत ही प्रेम भाव से, बहुत ही आदर भाव से उन रैट्स को 2 महीने तक उन्होंने पॉइजन खिलाया। और रिसर्चर्स का ये मानना था कि 2 महीने के अंदर सभी रैट्स मर जाएंगे। लेकिन आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे, उन 250 रैट्स में से एक भी चूहा मरा नहीं, एक भी चूहा मरा नहीं। उसका कारण क्या था? जो परोसने वाला जो इंसान था ना, वो बहुत ही प्रेम से परोसता था। क्या क्या? बहुत ही प्रेम से परोसता था। और आपको इसका ही मैं ऑपोजिट रिसर्च सुनाता हूं, इसको आप गौर से सुनना। उन्होंने ऐसे दूसरे 250 चूहे वो ऐसे सिलेक्ट किया गया था जिनको हर दिन बहुत ही हेल्थी डाइट दिया गया हो, बहुत ही न्यूट्रिशियस हेल्थी डाइट दिया जाता हो। लेकिन जो परोसने वाला जो इंसान था ना मनोज भाई, वो प्रेम से नहीं परोसता था। वो कैसे परोसता था? जैसे उसका केज जो होता था ना, जो भोजन परोसने का जो केज होता था ना, वहां से ऐसे फेंकता था। कैसे? ऐसे फेंकता था। उनको जो खाना देना था ना, वो सीधा उनके केज के अंदर बहुत ही हेल्थी डाइट उनको देता था, बहुत ही न्यूट्रिशियस डाइट देता था, लेकिन प्रेम से नहीं परोसता था, उनके मुंह पर ऐसे फेंकता था। तो आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे, 2 महीने के बाद भले ही उन चूहे को, उन रैट्स को बहुत ही हेल्थी डाइट दी जाती हो, लेकिन 2 महीने के बाद उन सभी चूहे को, उन सभी रैट्स को फैटी लीवर हो गया। ये रियल रिसर्च में आपको सुनाता हूं। उन सभी रैट्स को व्हाट दे वेर डायग्नोस्ड विथ ओबेसिटी, फैटी लीवर एंड डायबिटीज। चूहे के अंदर भी डायबिटीज आ गई। क्यों? परोसने वाला जो इंसान था ना, उनका भाव तब्दील हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? उनके भाव के अंदर तब्दीली आ गई। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज योर सेंटिमेंट्स प्ले a very significant role in what you are eating. The person who is serving you, his emotions, his sentiments, his feelings, his optimistic, his pessimistic feelings play a very significant role in your diet, in your health. तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। क्या? क्या? परोसने वाला इंसान आपको कैसे परोसता है ना, उस पर सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और अंत में मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जिसका नाम है माइंडफुल ईटिंग। क्या? Mindful eating. You guys know what is mindful eating? Does anyone know what is mindful eating in here? Would anyone like to say that? Would anyone like to raise their hand and know what is mindful eating? No? आपको मालूम नहीं है mindful eating क्या है यार? किसी को मालूम नहीं है? देखिए, आजकल जब अक्सर लोग जब खाते हैं तो कैसे खाते हैं? खैर, टीवी देखते देखते, रील्स देखते देखते, स्मार्टफोन्स देखते देखते, कुछ ना कुछ देखते देखते खाते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, ये हमारी बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है। क्या है? आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे कि जब आप भोजन लेते लेते, I'm sharing a very real research with you, okay? Listen to it very meticulously and very scrupulously. This is a research conducted by University of California at Los Angeles, okay? A research conducted by UCLA claims that while eating, if you are watching your mobile phones, if you are watching something on the TV, if you are watching your smartphones, it distracts your digestion by 60%. यदि आप खाते खाते मोबाइल फोन देखते हो, टीवी देखते हो, किसी के साथ बातचीत करते करते खाते हो ना, तो वो आपके डाइजेशन को 60% कम कर देता है। कितना? 60%। इससे भी आगे चौंकाने वाली मैं आपको बात बताता हूं। जब हम बाथरूम में जाते हैं ना, जब आप टॉयलेट में जाते हो ना, अब आप सोचेंगे टॉयलेट में तो क्या हमारे इंटेस्टाइन से काम करते हैं? ऐसा नहीं है। आजकल लोगों को आदत कैसी पड़ गई है, टॉयलेट में भी अपने फोन को नहीं छोड़ते। रिसर्च में ये पाया गया है, दिस इज ऑल्सो रिसर्च कंडक्टेड बाय यूसीएलए। आप यदि टॉयलेट में बैठकर स्मार्टफोन्स की रील्स देखते हैं ना, वो आपको आने वाले 2 साल के अंदर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। रियल रिसर्च आई एम शेयरिंग विथ यू गाइस, ओके? इफ यू आर यूजिंग योर मोबाइल फोन्स इन द टॉयलेट इन द impending years, you will be suffering from chronic constipation.
ये रियल रिसर्च ये कहता है। कितना खतरनाक है ये, हमारे इमोशंस और हमारे इंटेस्टाइन्स के बीच कितना कनेक्शन है, आप देखिए। रिसर्च में ये पाया गया है, दिस इज ऑल्सो रिसर्च कंडक्टेड बाय यूसीएलए। मान लीजिए कि आप कोई भी एक्शन करते हो, कोई भी क्रिया करते हो, इफ यू आर स्लीपिंग, इफ यू आर ईटिंग, इफ यू आर डूइंग एनीथिंग, और यदि आपके बगल में मोबाइल फोन पड़ा हुआ है, एंड इफ यू लुक एट योर मोबाइल फोन जस्ट फॉर 1 सेकेंड, हाउ मच? जस्ट फॉर 1 सेकेंड, the next time you will have your attention, it will be 22 minutes and 15 seconds. कितना? ये research conducted by University of California at Los Angeles claims that यदि आप खाते खाते मोबाइल फोन देखते हो, पढ़ते पढ़ते मोबाइल फोन 1 सेकंड के लिए भी देख लिया ना, 1 सेकंड, हाँ, और वो भी आपने टेक्स्ट मैसेज नहीं पढ़ा, आपने व्हाट्सएप नहीं खोला, सिर्फ मोबाइल फोन वो अपने हाथ में पकड़ा ना, आपका दूसरा अटेंशन आने में कितना समय लग जाएगा? 22 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स। आप विचार तो कीजिए, ये हमारे जीवन के लिए कितना खतरनाक है। मान लीजिए आप सोते सोते, कई लोगों की कैसी आदत है, रात को सोने गए, फिर 2 बजे नींद हो गई, बाथरूम जाके एक बार मोबाइल देख लिया। अब एक बार भी आपने मोबाइल देख लिया ना, आपको डीप स्लीप आने में कम से कम 22 मिनट लग जाएगी। आप भले ही सो रहे हो लेकिन आपको डीप स्लीप नहीं आती। कई लोग कहते हैं हमें तो 2 मिनट में नींद आ जाती है। भैया भले ही आपको नींद आ गई हो लेकिन आप डीप स्लीप में तो नहीं गए होंगे, तो आपका स्लीप का कोई मकसद ही नहीं है। तो ये मोबाइल फोन्स इतना डिस्ट्रैक्शंस हमारे हेल्थ पर डालते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, आप सभी लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स हो, मेडिकल स्टूडेंट्स हो, राइट? अब आप पढ़ते पढ़ते एक बार मोबाइल फोन देख लेते हैं, आप कभी भी ये वहम में मत रहना कि आप पढ़ते हो। अगली बार आपको अटेंशन आने में एटलीस्ट 22 मिनट और 15 सेकंड लग जाएंगे। समझ रहे मेरी बात को? इसीलिए मेरी एक एक बात को गौर से सुनना, मैं आपको जो बताता हूं, और अंत में मैं आता हूं। हमने जो 8 पिलर्स ऑफ हेल्थ बताए ना, उसमें आखिरी पिलर है, हमने आपको बताया था हमारे अच्छे और बुरे कर्म। क्या हमारे अच्छे और बुरे कर्म भी इस पर काफी प्रभाव डालते हैं। इस पर भी मैं आपको एक रियल एग्जांपल सुनाकर इस प्रवचन को पूरा करूंगा। देखिए, हमारे जो इमोशंस है ना, हमारे जो सेंटिमेंट्स है ना, वो हमारे हेल्थ पर काफी प्रभाव डालते हैं। हमने आपको बताया था अमेरिका में ये रियल इंसिडेंट की मैं आपको बात बताता हूं। शिकागो की ये रियल इंसिडेंट है। क्या एक बंदा था, उसको आर्थराइटिस का सीवियर प्रॉब्लम था। क्या आर्थराइटिस, जिसको आयुर्वेद में हम संधिवा कहते हैं ना, आर्थराइटिस का सीवियर प्रॉब्लम था। कई सालों से उन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया, 5 सालों से वो अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे थे, कोई भी सोल्यूशन नहीं हो रहा था। कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। सीवियर आर्थराइटिस, कई किस्म की दवाइयां ली, बहुत अमीर इंसान थे, उन्होंने कई डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन कोई सोल्यूशन ही नहीं आ रहा। फिर वो एक किसी साइकोलॉजिस्ट के पास गए और उन्होंने बताया कि हमें 5 साल से आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। फिर जो चिकित्सक थे उन्होंने उनको बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके हेल्थ में तो कोई किल्लत नहीं है, लेकिन क्या आपने किसी के साथ चीटिंग किया है? ऐसा उनको पूछा। क्या पूछा? कि मैं रियल एग्जाम्पल आपके साथ साझा करता हूं। क्या कहा उन्होंने? कि आपने किसी के साथ चीटिंग किया है? अब स्वाभाविक बात है, यदि आप किसी को पूछे कि आपने किसी के साथ चीटिंग नहीं किया, तो थोड़ी वो कहेगा हाँ मैंने इसके साथ इतनी चीटिंग की है, कोई भी नहीं बताएगा। तो वो बंदा कहता है कि यार चीटिंग और मेरे आर्थराइटिस को क्या लेना देना है। वो घर पे चला गया। 1 साल उसका जो प्रॉब्लम था वो और भी सीवियर होने लगा। क्या? और भी सीवियर होने लगा। कई लोगों ने उनको कहा कि इनको दिखाइए, इनको दिखाइए। कई डॉक्टर्स को उन्होंने शिकागो में, न्यूयॉर्क में दिखाया, कोई सलूशन ही नहीं आया। फिर उनको लगा कि मैं जो चिकित्सक के पास 1 साल पहले गया था, उन्होंने मुझे बताया था कि आपने किसी के साथ चीटिंग किया है, तो वो शब्द उनके जहन में कब से मचलने लगे। तो वो उस चिकित्सक के पास गए और उन्हें बताया कि आपने मुझे 1 साल पहले बताया था कि आपने क्या किसी के साथ चीटिंग किया है, आपके पूछने का मकसद क्या था उस वक्त। तब वो चिकित्सक उनको बताते हैं, देखिए भले ही मैं साइकियाट्री में प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन मैं आयुर्वेद में बहुत मानता हूँ। और उन्होंने बताया है कि आयुर्वेद में भी लिखा गया है कि हमारे अच्छे बुरे कर्म
हमारे हेल्थ पर काफी प्रभाव डालते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने शायद अपने बिजनेस पार्टनर के साथ किसी न किस्म की चीटिंग की होगी। फिर वो बंदा कहता है कि मैंने मेरे बिजनेस पार्टनर के $1,00,000 आज से 3 साल पहले लिए हुए और अभी तक मैंने उनको रिटर्न नहीं किया। क्या नहीं किया? अब मेरे पास व्यवस्था तो सब कुछ है, मैं चाहता तो उनको सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन मैंने दिया नहीं। पैसों के प्रलोभन में आकर, पैसों के लोभ में आकर मैंने अभी तक उनको पैसा वापस दिया नहीं। वो चिकित्सक उनको कहते हैं कि आप मानो ना मानो, लेकिन आपके शरीर के अंदर जो बीमारी जो मैनिफेस्ट हुई ना, इट इज एब्सोल्युटली ओनली फॉर दैट रीजन। आपने अपने बिजनेस पार्टनर के साथ जो चीटिंग किया है ना, उसकी बदौलत आपके शरीर में ये बीमारी मैनिफेस्ट हुई है। अब मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि यदि किसी को आर्थराइटिस हुआ हो तो उन्होंने किसी के साथ चीटिंग ही किया होगा, ऐसा मत समझ लेना, ठीक है। यदि किसी को किसी के शरीर में बीमारी होती है तो वो इसी कारण से होती है, ऐसा कहने का तात्पर्य नहीं है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपके अच्छे बुरे कर्म भी आपके हेल्थ पर प्रभाव डालते हैं। तो ये बंदे को शुरुआत में तो ये इम्पॉसिबल जैसी बात नहीं लगी। ही वॉज नॉट रेडी टू बिलीव दिस व्हाट ही वॉज ट्राइंग टू से द डॉक्टर्स, बट देन अब बहुत ही रईस परिवार में से आ रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे मेरी बीमारी ठीक करनी है। तो ये चिकित्सक जो बताते हैं, आई वुड हैव टू डू दैट। सो यू विल बी फ्लैबरगेस्टेड टू हार्कन व्हाट ही डज इज, जिनके साथ उन्होंने चीटिंग की थी ना, he goes to that person and he returns him $125,000। उन्होंने $1,00,000 उनके पास लिए थे, लेकिन उनको इंटरेस्ट के साथ 125,000 यानी कि $1,25,000 वापस देता है। और आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे कि 2 हफ्तों के अंदर उनकी अंदर जो बीमारी थी ना, वो पूरी चली गई। क्या? 2 हफ्तों के अंदर। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि आपके अच्छे बुरे कर्म भी आपके हेल्थ पर काफी प्रभाव डालते हैं। मैं रिपीट करता हूं भी, ये यहाँ पर ये कहना नहीं चाहता कि आपके शरीर में होने वाली सभी बीमारियां आपके कर्म की बदौलत ही है, लेकिन आपके कर्म आपके शरीर पर काफी प्रभाव डालते हैं। और ये बात हमारे शास्त्रों में भी बखूबी उल्लेखित है, और आज का मॉडर्न साइंस भी इस बात को बखूबी स्वीकार करता हूँ। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने आपको जो 8 पिलर्स ऑफ हेल्थ बताए, क्या बताए? फूड, वाटर, राइट, एयर, एक्सरसाइज, स्लीप, इमोशंस, आपका स्वभाव, और आखिरी में आपका अच्छे बुरे कर्म। इस 8 बातों को यदि आप अपने जीवन में गौर से तब्दील करेंगे ना, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप खुद तो स्वस्थ रह सकेंगे, लेकिन आपके इर्द गिर्द में भी आप हजारों सैकड़ों लोगों को भी स्वस्थ रख पाएंगे। सही बात है ना? इन द एंड इट वाज अ मैग्निफिसेंट डिलेक्टेशन being with you guys, and I really applaud the test that the university has been initiating since past many years. And in fact, Manoj bhai, this person who came with me, he was telling me that Kishan was telling me that he was born in this hospital. वो मुझे बता रहे थे, मनोज भाई, मैं आज 30 साल बाद इस यहाँ पर आया। मैंने कहा क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही मेरा जन्म हुआ था। So it is a magnificent delectation with you, being with you guys. In the end, I pray to the Almighty that He keeps you all healthy, happy, and may all of you guys flourish in your life. Okay? But one thing that I would like to reiterate again and again is that if you have health in your hands, you will be able to win this entire universe, right? So one thing that is foremost, whether you live in this country, whether you go to foreign countries, whether you go anywhere else, but if you have health in your hands, you will be able to rule over this entire world, right? So once again, I would like to repeat, it was a magnificent delectation. I owe my deepest gratitude to the entire team here, to the principal Sri, to Manoj bhai, to Hemant bhai, to Kopra, yes, Kopra Sahib, everyone, okay? बहुत बहुत प्रसन्नता हो गई, and I again and again pray to God that He keeps you guys healthy, happy and flourished, okay? जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण।